Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot. So here in this video we are going to start a new series with regard to the MCQ of economics. हम इकोनॉमी के MCQ यहाँ पे कवर करेंगे। कि मैगजीन्स जो है उड़ान 500 प्लस वहां से हम लोग इको के करंट अफेयर ऑलरेडी कवर कर रहे हैं। इको के स्टैटिक की बात करूं तो ऑलरेडी एक सीरीज मैंने स्टार्ट कर दी है जहां पे हम लोग इको का स्टैटिक पार्ट कवर कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स का स्टैटिक पार्ट, जो कि आपके काफी सारे स्टैंडर्ड आयल से स्टैंडर्ड नोट्स को कंसीडर करके, स्टैंडर्ड बुक्स को कंसीडर करके वहां पे मैं आपको बहुत बेसिक से चीजें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। सो यू कैन वॉच दैट सीरीज, करंट अफेयर की सीरीज को भी आप लोग वहां पे देख सकते हैं। एंड मोस्ट ऑफ यू मतलब बहुत सारे स्टूडेंट है जो अप्रिशिएट कर रहे हैं उस चीज को, एंड वो सीरीज मैं पूरी कंटिन्यूटी में रखूंगी और उसको कवर अप हम पूरी मैगजीन को करेंगे। तो यहाँ पे अभी UniIAS ने अपने क्वेश्चन बैंक रिलीज करे हैं, आप देख रहे हो हर सब्जेक्ट के। तो 600 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ पे दिए हैं। एंड अल्टीमेटली एग्जाम को क्रैक करने के लिए देखिए, सिलेबस कितना भी आप पढ़ ले, कितना भी आप चीजें कर ले, बट प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है और हमारा एग्जाम जो है वो MCQ बेस्ड रहता है। तो उस MCQ की प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे उसमें हमारे PYQ हो, चाहे अलग से प्रैक्टिस या मॉक MCQ हो, तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है टू टेस्ट योर नॉलेज, राइट। तो और ज्यादा बात मैं नहीं करूंगी, आपको कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे ये प्रैक्टिस क्वेश्चन की बुकलेट है जो आप इनकी टेलीग्राम चैनल से, आप गूगल से कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आप देख रहे हैं इंडियन इको की ये क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन एंड आंसर बैंक है। तो यहाँ पे आप मेरे साथ इन क्वेश्चंस को डिस्कस कर सकते हैं। देखिए कई बार क्या होता है, सेल्फ स्टडी करना मुश्किल हो जाता है। सेल्फ स्टडी में अगर आपका बेसिक विद रिगार्ड टू इकोनॉमिक्स क्लियर नहीं है तो हम छोटे छोटे पॉइंट समझ नहीं पाते हैं, उतना इन डेप्थ क्लैरिटी हमको चीजों की नहीं मिल पाती है। तो फॉर इन डेप्थ क्लैरिटी वी नीड समवन जो हमें गाइड कर दे। कई बार हम लोग जो PDF हमारे पास अवेलेबल होती हैं वो हम रीड भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारी सिटिंग नहीं उतनी बन पाती है। दैट्स व्हाई वी नीड समवन की कोई हमें बोल बोल के समझा दे कि इसमें लिखी क्या चीज है, राइट। कोई अगर हमारे लिए इतना काम कर देगा तो हमारे लिए वो एक स्टेप थोड़ा सा हम आगे बढ़ पाएंगे और फिर हम भी खुद खुद लाइन बाय लाइन उस चीज को अपने आप से रीड कर लेंगे। सो बहुत से बच्चे, मतलब वेराइटी ऑफ स्टूडेंट होते हैं, अगर आप खुद से ये काम कर पा रहे हैं तो दैट इज वेल एंड गुड, तो आप खुद से पढ़िए। देयर इज नो नीड टू वॉच सच काइंड ऑफ वीडियो, आपको इस तरीके की वीडियोस देखने की कोई जरूरत नहीं है। बट अगर कोई खुद से ये काम नहीं कर पा रहा है, सो फॉर दैट पर्पज ओनली यहाँ पे आई एम मेकिंग दिस वीडियो सो दैट आप लोगों की हेल्प हो सके और यहाँ पे आप अपने कंसेप्ट को कवर कर सके। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे हम सीधा आ जाते हैं। यहाँ 600 प्लस क्वेश्चंस की बात की गई है, तो वन बाय वन हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे एंड देखते हैं। शुरुआत में 4 से 5 क्वेश्चंस को टारगेट लेके चलते हैं एंड देन बाद में अपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस को इंक्रीज करेंगे, डिपेंड की कितने स्टूडेंट इस सीरीज के साथ यहाँ पे जुड़ रहे हैं। क्लियर, आगे बात करते हैं। लेट्स टॉक फर्दर। यहाँ पे फर्स्ट जो है बेसिक कंसेप्ट के रिगार्डिंग है। अभी धीरे धीरे नंबर ऑफ क्वेश्चन हम बढ़ा देंगे, डोंट वरी। अभी स्टार्टिंग में कम क्वेश्चंस कवर करेंगे एंड आफ्टर दैट यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है हम बढ़ा देंगे। आई थिंक द पेज इज लोडिंग, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। या दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, लेट्स लुक एट दिस। देखिए ये क्वेश्चन जो है वो बात कर रहा है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स की। सबसे पहले मैं माइक्रो मैक्रो की बात करती हूँ, फिर इस क्वेश्चन पे आते हैं। अब एक वर्ड है माइक्रो एंड एक वर्ड है मैक्रो। तो जब हम बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की, तो देखिए ये मैंने अभी, आपने अगर देखी हो स्टैटिक वाली वीडियो तो मैंने वहां पे ये टर्म समझाए हैं इकोनॉमिक्स के टाइप में। माइक्रो एंड मैक्रो ये जो है ये ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड से आए हैं। ग्रीक लैंग्वेज में इनकी स्पेलिंग होती है माइक्रोस एंड मैक्रोस। अब ये माइक्रो का जो मतलब होता है, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल और मैक्रो का मतलब होता है बिग। तो जब भी हम इकोनॉमी के फैक्टर की स्टडी इंडिविजुअल लेवल पे करते हैं, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में, मतलब कोई एक कंज्यूमर है, कोई वन कंज्यूमर है, वो कितनी डिमांड करेगा, राइट। प्रोड्यूसर है, वो कितनी सप्लाई करेगा, सिंगल प्रोड्यूसर या सिंगल प्रोड्यूसर यूनिट है, वो कितनी सप्लाई करेगा। एक पर्सन की पर कैपिटा इनकम इंडिविजुअल की होती है ना, तो ये कितनी है। तो ये सारे आपके माइक्रो लेवल के फैक्टर हो जाते हैं, ये सारे माइक्रो लेवल के फैक्टर हो जाते हैं। वहीं अगर हम ये देखें कि एज अ होल, मतलब पूरी कंट्री के लेवल पे, पूरे नेशन के बारे में जब हम चीजों को स्टडी करते हैं, बात करते हैं, तो वो हमारा हो जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे कि एग्रीगेट डिमांड, सारे के सारे कंज्यूमर मिलके कितनी डिमांड कर रहे हैं। एग्रीगेट सप्लाई, सारे के सारे प्रोड्यूसर मिलके कितनी सप्लाई कर रहे हैं, राइट। तो ये सारे कंसेप्ट, पूरे नेशन की इनकम कितनी है, नेशनल इनकम, ये सारे मैक्रो लेवल के कंसेप्ट हो जाते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स डील करता है इंडिविजुअल, और फिर इंडिविजुअल से धीरे धीरे ये मूव करता है नेशन एज अ होल, नेशन एज अ होल, क्योंकि इंडिविजुअल्स ही मिलके नेशन बनाते हैं। तो बेसिक तो समझ में आया। अब देखते हैं ये बात क्या कर रहा है। माइक्रो इकोनॉमिक्स
takes top down approach to analyze economy while macroeconomics take a bottom up approach. वो कह रहा है कि माइक्रोइकोनॉमिक्स जो है वो टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करता है। तो आप देखिए टॉप डाउन की बात कर रही है तो बात करता है इंडिविजुअल से स्टार्ट होता है और इंडिविजुअल से एज अ होल की तरफ आगे बढ़ता है। इंडिविजुअल ही तो मिलके नेशन बनाएंगे ना, तो ये तो यहाँ पे आप देख रहे हो डाउन टू अप जा रहा है। माइक्रो इकोनॉमिक्स डाउन टू अप जा रहा है, वेयर एज जो मैक्रो होता है वो एज अ होल, नेशन एज अ होल की बात करता है और नेशन एज अ होल से फिर स्प्लिट होकर इंडिविजुअल की बात हो सकती है। तो पहली स्टेटमेंट तो यहाँ पे गलत हो जाएगी, राइट? ये टॉप डाउन नहीं डाउन टू टॉप की बात करता है, बॉटम अप अप्रोच, सॉरी मतलब इसको एग्जैक्ट बॉटम अप बोलेंगे तो ये जो स्टेटमेंट है ये वाइस वर्सा मतलब रिवर्स दे रखी है, इसका रिवर्स ट्रू बैठेगा। अगला पढ़ते हैं। Microeconomics try to understand the choices which consumers make. Microeconomics देखता है कि consumers जो है वो क्या चॉइस कर रहे हैं। बिल्कुल कंज्यूमर डिमांड करेंगे, क्या वो इनकम अर्न कर रहे हैं, उनकी पर कैपिटा इनकम क्या है। और वही मैक्रो इकोनॉमिक्स बात करता है कंसेप्ट लाइक इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ की। बिल्कुल इन्फ्लेशन की जब हम बात करते हैं तो पूरे नेशन में जब जनरल प्राइस जो है राइज होता है गुड्स का, कमोडिटीज का, जनरल राइज इन प्राइस, तो वो इन्फ्लेशन की बात होती है। और ग्रोथ भी हम ओवरऑल मेजर करते हैं, राइट? तो ये बात बिल्कुल ठीक है। मैक्रो में जो आप पैरामीटर की बात कर रहे हो वो एज अ होल पैरामीटर है एंड माइक्रो में जो आपने बात करी वो बिल्कुल सही है कि इंडिविजुअल का क्या इनकम वो अर्न कर रहे हैं, वो चॉइसेस क्या है उस पर्टिकुलर कंज्यूमर की। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 ओनली करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो हमारी गलत है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक्सप्लेनेशन आप चाहो तो बाद में रीड भी कर सकते हो, मैंने अपनी तरफ से समझाने की कोशिश आपको कर दी है। वो कह रहे हैं ये आप जो उसने पॉइंट्स दिए इनको कंसीडर करो। ठीक है, कंसीडर करते हैं। प्राइवेट कंजम्पशन डिमांड, ठीक है, प्राइवेट पर्सन कितना डिमांड कर रहा है। दूसरा हो गया पॉइंट यहाँ पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड, इन्वेस्टमेंट आप कितनी कर रहे हो। गुड्स एंड सर्विसेज जो गवर्नमेंट परचेज कर रही है, और नेट एक्सपोर्ट कितने, नेट एक्सपोर्ट इज एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। तो वो बोल रहा है कि इनमें से, इन सभी फैक्टर्स में से एग्रीगेट डिमांड, मतलब एग्रीगेट डिमांड में कौन कौन से फैक्टर इंक्लूड किए जाते हैं। तो देखिए अगर मैं आपको एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला बताऊं ना, एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला होता है C प्लस आई प्लस जी प्लस नेट एक्सपोर्ट यानी कि X माइनस M, यानी कि आपका कंजम्पशन, आपका इन्वेस्टमेंट, जो एग्रीगेट डिमांड का हमारा वैल्यू निकल के आता है। एग्रीगेट डिमांड मतलब सम टोटल ऑफ डिमांड इन द कंट्री, टोटल डिमांड कितनी निकल के आता है आपका कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट कितना परचेज कर रही है गुड्स सर्विसेज को, और नेट एक्सपोर्ट कितना है। तो ये आप अभी याद कर लीजिए। तो इनके क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो ये चारों ही चीजें एग्रीगेट डिमांड में काउंट होती हैं। डन। अब ये तो एग्रीगेट डिमांड था। इन केस एग्रीगेट सप्लाई पे बात आ जाए, एग्रीगेट सप्लाई थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है, फॉर्मूला देखो एग्जाम में देता नहीं है, बट क्या क्या चीजें काउंट होती है मैं एग्रीगेट सप्लाई की भी आपको बता रही हूँ। एक बार हम फॉर्मूला देख लेते हैं। एग्रीगेट सप्लाई के फॉर्मूले को हम डिनोट करते हैं, प्लीज नोट इट डाउन समवेयर, कहीं पे लिख लीजिए इसको। हम लिखते हैं फॉर्मूले को वाई स्टार इस तरीके से बना लीजिएगा एक यहाँ पे, फिर प्लस ए पी माइनस पीई, मतलब एग्रीगेट डिमांड में हम क्या क्या लेते हैं। तो देखिए ये तो टोटल प्रोडक्शन की बात हो गई सप्लाई की। ये जो वाई स्टार है, वाई स्टार बात करता है नेचुरल प्रोडक्शन कितना है, नेचुरल प्रोडक्शन कितना है, राइट। ये जो ए है, ये जो यहाँ पे ए लिया है हम लोगों ने, लेट मी राइट द फॉर्मूला हियर सो दैट यू गाइस कैन अंडरस्टैंड इट बेटर। ओके, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। ओके, एग्रीगेट डिमांड क्वेश्चन में गिवन था, सप्लाई की हम बात कर लेते हैं। y इज इक्वल्स टू वाई स्टार प्लस ए पी माइनस पीई। तो ये y स्टार जो हो गया, ये हो गया आपका नेचुरल प्रोडक्शन जो एक्चुअल में आप प्रोडक्शन कर रहे हो, प्लस ये जो a यहाँ पे लिखा हुआ है, ये a होता है आपकी वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट जो कांस्टेंट रहेगा, राइट। ये होती है वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट जो कि कांस्टेंट रहेगी, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। क्लियर? ए होती है, ए की जगह हम लिखते हैं कोफिशिएंट जो कांस्टेंट रहेगा। पी माइनस पी क्या होता है, अब अगर हम ये देखें तो पी है आपका प्राइस लेवल, पी है आपका प्राइस लेवल, और पीई है एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल। तो आप अपने प्राइस लेवल में से एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल माइनस करोगे, मतलब चेंज इन द प्राइस लेवल आप निकालोगे।
तो आप कंसीडर करते हो चेंज इन द प्राइस लेवल। तो ये चीज ध्यान रखना, एग्रीगेट सप्लाई की जब हम बात होती है तो हम जो कंसीडर करते हैं वो नेचुरल प्रोडक्शन के साथ साथ कंसीडर करते हैं कि प्राइस लेवल चेंजेस क्या है। अगर इस तरीके की हमें स्टेटमेंट मिलती है तो बिल्कुल ठीक होगी, क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई में हम लोग प्राइस लेवल चेंजेस की भी बात करते हैं। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, लॉ ऑफ सप्लाई। जब हम लॉ ऑफ सप्लाई की बात करते हैं, लॉ ऑफ सप्लाई सिंपल सा एक कंसेप्ट देता है। लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है? लॉ ऑफ सप्लाई ये कहता है कि दो फैक्टर को देखिए लेके चलता है। लॉ ऑफ सप्लाई बात करता है प्राइस की और सप्लाई की, प्राइस की और सप्लाई की। और जब हम सप्लाई देख रहे हैं ना, तो कंसीडर योरसेल्फ एज अ प्रोड्यूसर, कि आप एक प्रोड्यूसर हो, आप चीजों को प्रोड्यूस कर रहे हो। तो जब भी किसी चीज का प्राइस बढ़ेगा ना, कोई चीज महंगी हो गई, तो ऑब्वियस बात है सप्लायर को उस चीज को बेचने में ज्यादा फायदा है। मैं फॉर एग्जाम्पल एक मार्कर सेल कर रही थी, पहले वो 20 रुपीज का प्राइस उसका था, अब उसका प्राइस 30 रुपीज का हो गया, तो मुझे 10 रुपीज एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा ना। तो अब मेरे लिए बेनिफिट किसमें ज्यादा है कि मैं ज्यादा से ज्यादा मार्कर बना के सेल करूं, तो मैं मार्कर की सप्लाई इन दैट केस बढ़ा दूंगी। तो लॉ ऑफ सप्लाई के केस में जब भी प्राइस ज्यादा होता है तो प्रोड्यूसर सप्लाई बढ़ा देता है, और प्राइस कम होता है तो प्रोड्यूसर सप्लाई कम कर देता है। क्लियर? ये तो प्राइस था। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजों पे आपका सप्लाई डिपेंड करता है। उसमें से एक है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्यों मैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ले रही हूँ? क्योंकि क्वेश्चन में इसी को इंक्लूड किया है। आई होप प्राइस समझ में आ गया आपको। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं। एक मार्कर को बनाने के लिए बहुत सारी चीजें एज अ रॉ मटेरियल लगती हैं। रॉ मटेरियल लगेगा, लेबर लगेगी, अदर कॉस्ट लगती है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, ये सब चीजें, बहुत सारी कॉस्ट जो है वो मिला के एक मेरा मार्कर रेडी हो रहा है। मार्कर रेडी हो रहा है, तो ये सारी मार्कर की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। अब आप मुझे बताइए, अगर मार्कर की कॉस्ट बढ़ जाएगी, मतलब लेबर ने कहा कि हमें तो ज्यादा वेजेस चाहिए, अब ये मत कहना कि हमारी अर्निंग बढ़ेगी, पैसे बढ़ेंगे, पैसा कांस्टेंट है आपके पास। आपके पास फॉर एग्जांपल टोटल बनाने के लिए 100 ही रुपीज है, आपके पास सिर्फ 100 रुपीज है टोटल मार्कर बनाने के लिए। तो पहले 100 रुपीज में आप 10 मार्कर बना लेते थे, 10 मार्कर बना लेते थे, लेकिन अब लेबर ने कहा मेरे को तो ज्यादा वेजेस चाहिए, तो अब आप 100 रुपीज में 10 मार्कर नहीं बना पाओगे, क्योंकि आपकी कॉस्ट बढ़ गई है। आपको बनाने की कॉस्ट ज्यादा पड़ रही है, तो हो सकता है अब आप 9 या 8 ही मार्कर पे रुक पाओ, क्योंकि आपको इन लोगों को ज्यादा पे करना पड़ेगा। तो जब भी किसी चीज का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा होता है तो उसका सप्लाई क्या हो जाता है, कम करना पड़ता है। और वहीं अगर उस चीज का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गया तो अब आप ज्यादा चीजें भी सप्लाई कर पाओगे, कीपिंग द रेट कांस्टेंट, कि उतना ही पैसा है। कुछ तो कांस्टेंट लेके चलना पड़ेगा ना, अदरवाइज तो हर चीज के एक्सेप्शन हो जाएंगे। तो पढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है। लॉ ऑफ सप्लाई इंडिकेट डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ गुड एंड द क्वांटिटी सप्लाई। डायरेक्ट रिलेशनशिप मतलब प्राइस बढ़ा तो सप्लाई भी बढ़ी, प्राइस कम हुआ तो सप्लाई भी कम हो जाएगी। ये भी आपको समझाया मैंने ऊपर। तो बिल्कुल ये डायरेक्ट रिलेशन है, एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ रहा है, एक के कम होने से दूसरा कम हो रहा है, इसको डायरेक्ट रिलेशनशिप कहते हैं। राइट? इनवर्स तब होता है जब एक के बढ़ने से दूसरा कम हो और एक के कम होने से दूसरा बढ़ जाए, यानी उल्टा रिलेशनशिप हो। तो इनके बीच में तो डायरेक्ट पॉजिटिव रिलेशन है, तो बिल्कुल सही बोल रहे हो आप ये बात। आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट। देयर इज जनरल इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ द कमोडिटी, सप्लाई बढ़ जाएगी कमोडिटी की अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया तो। अभी मैंने क्या पॉइंट समझाया आपको, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर बढ़ जाएगा तो मुझे सप्लाई कम करनी पड़ती है, क्योंकि अब मुझे उस चीज को बनाने में ज्यादा लागत, ज्यादा कॉस्ट पड़ रही है और मेरे पास पैसा लिमिटेड है। तो ये बात आपकी गलत हो गई कि कॉस्ट बढ़ने से सप्लाई बढ़ेगी, कॉस्ट बढ़ने से सप्लाई कम होगी और कॉस्ट कम होने से सप्लाई बढ़ती है। तो स्टेटमेंट सेकंड हो गई रॉन्ग। क्लियर? तो वो पूछ रहा है कि बताइए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमारी जो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। इज इट क्लियर? फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। तो अभी की आज की क्लास में हम यहीं तक करते हैं, 3 क्वेश्चंस ही हैं, आई नो कम क्वेश्चंस हैं, बट इफ यू लाइक द वीडियो तो हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस हम लेने की कोशिश करेंगे। 600 प्लस हैं, अलग अलग टॉपिक वाइज हैं यहाँ पे, तो आप लोग एक टॉपिक को अपना रिवाइज करेंगे, जहां से भी आपने पढ़ा है, किसी बुक से, किसी वीडियो से, किसी नोट से, उसके बाद आप प्रैक्टिस के लिए इनको देख सकते हैं, सो दैट आपके टॉपिक भी रिवाइज हो जाए और आपको एक एमसीक्यू फॉर्मेट में अपनी रिवीजन भी आप लोग इनिशिएट कर पाए। क्योंकि माइंड टेस्ट तभी होता है जब हमें एमसीक्यू स्टेटमेंट की फॉर्म में चीजें जो है वो मिलती हैं। अदरवाइज थ्योरी फॉर्म में पढ़ के तो हमें लगता है कि हमारा सब कंटेंट प्रिपेयर हो चुका है। क्लियर? तो अभी मैंने 3 ही क्वेश्चन लिए हैं एंड अगली वीडियो से आई प्रॉमिस कि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लेके यहाँ पे कर पाएंगे। क्लियर? तो एंड रेस्ट डिपेंड ऑन योर रिस्पॉन्स, रेस्ट आपके रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है। जैसे आप लोग करंट अफेयर की सीरीज को पसंद कर रहे हैं, आई होप ये सीरीज भी आपको पसंद आएगी और हम इसे कंटिन्यूटी में आगे तक रख पाएंगे।
So that's all for this video. See you in the next video with the further question. And if you need this series of all the subject, अगर आपको चाहिए हम बाकी सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन बैंक भी सॉल्व करें, then do let me know in the comment box and I will try कि मैं सारे जितने मैक्सिमम सब्जेक्ट हैं हम उनको कवर कर पाए. So that's all. Thank you everyone. See you in the next video.